नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज से हम लोग शुरू करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। लेकिन देखिए, इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करने से पहले हमेशा से मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं उन बेसिक चीज़ों को एक क्लास में आप लोगों को सिखा दूँ, लर्न करा दूँ, ताकि जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो कहीं से कोई समस्या ना आए। और इसी को ध्यान में रख के ये क्लास ठीक है लिया जा रहा है, कराया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट की बहुत सारी क्यूरी हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो एक आम समस्या है जिसका समाधान जनरली स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है, या फिर वो कितने स्टूडेंट इसको ठीक है इग्नोर कर देते हैं। और यही कारण होता है कि लिख के आते तो सब हैं, लेकिन मेंस में उन्हीं लोगों को क्वालिफाई किया जाता है जिसके राइटिंग स्किल बेहतरीन है, जिसने स्मार्ट वर्क शानदार तरीके से किया है। तो चलिए, बहुत सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टॉपिक डिस्कशन के रूप में मैंने शामिल किया है। थोड़ा इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और यह आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या इसमें से कुछ इस तरीके से क्या आपके दिमाग में भी नहीं आता है कि मेरे साथ भी ये समस्या है। मुख्य परीक्षा में देखिए, उत्तर कैसे लिखा जाए, इसके उत्तर लेखन का विभिन्न चरण क्या हो, प्रश्नों को समझना किस तरीके से समझे, कैसे इसको टुकड़ों में बांटें, और तो और बहुत सारे ये जो टेक्निकल जो शब्द मैं जनरली इनको बोलता हूँ, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट, आलोचना, समीक्षा, समालोचनात्मक, ठीक है, मैंने समालोचना है यहाँ पे, मूल्यांकन है, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, विवेचना, मीमांसा, विश्लेषण। जनरली आप लोगों ने इन सारे ही शब्दों को देखा होगा, और यहाँ पे मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनरली स्टूडेंट यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं बिना कुछ देखे। इन सारे चीज़ों को जो मूल जो प्रश्न है उसी का डायरेक्ट आंसर लिख देना कहीं से स्मार्ट वर्क नहीं होता है। और यही कारण है कि लिख के आते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन शायद उसमें से गिने चुने लोगों का ही हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आज विशेष रूप से इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। दूसरा जो सेगमेंट है यहाँ पे देखिए, प्रश्नों का तार्किक विखंडन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जनरली आप लोग देखते होंगे अभी जो प्रश्न हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी मेंस का, लंबे चौड़े प्रश्न हैं। अब उन प्रश्नों को ठीक है इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड के साथ उसको ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और तब जाके उन दोनों को किस तरीके से इंटरलिंकिंग करके आप उसका विखंडन करके तभी जाके आप ठीक है एक अच्छा प्रश्न लिख सकते हैं। उत्तर की रूपरेखा कैसे तैयार करें, क्या आप प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर लिखना शुरू कर दें, या फिर उसके लिए कुछ ठीक है प्री प्लानिंग भी होना चाहिए, सिनॉप्सिस टाइप का, फ्लो चार्ट टाइप का, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करना चाहिए। शब्द सीमा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में तो 200 से लेकर 250 शब्दों तक शब्द सीमा होती है। क्या ठीक है इन शब्द सीमा को एक ठीक है निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या एग्जामिनर का इस पे ठीक है जो निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसका भी समाधान दूर करेंगे। रेखा चित्रों का प्रयोग करें या नहीं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है इसका भी यूटिलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब हम लोग जानेंगे। और पुनः इस लास्ट में देखिए यहाँ पे ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखते चलिए, लास्ट में फिर से वही समस्या है, बिंदुओं में लिखे या पैराग्राफ में, जो जनरली आप लोग ठीक है बहुत सारे जो टॉपर हैं जनरली ठीक है जब उनका डिबेट होता है स्टूडेंट के बीच तो ये सवाल बन के आता ही आता है। टॉपर भी अपनी बातों को रखते हैं, इसमें भी प्रकाश डालेंगे। किस तरीके से शब्दावली का प्रयोग करें, भूमिका लिखे नहीं या नहीं लिखे, निष्कर्ष लिखे नहीं, उत्तर के प्रस्तुतिकरण को किस तरीके से आकर्षक बनाया जाए। क्योंकि एक जो मेकअप होता है देखिए ठीक है, मेकअप तो एक कुरूप व्यक्ति को भी, रूप इंसान को भी सुंदर बना देता है। तो यहाँ पे मेकअप करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, यहाँ पे देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखिए ठीक है समय प्रबंधन को लेके, क्योंकि समय तो सबसे बड़ा मूल्यवान है। उस 3 घंटे में ठीक है इतने सारे प्रश्न खासकर यूपीएससी का किस तरीके से हैंडल किया जाए। औसतन देखा जाए तो 8 से 10 मिनट ही एक प्रश्न के लिए मिलता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कंप्यूटर भी फेल है, लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आप लोगों से ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ठीक एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा और आने वाले दिनों में आप ठीक है बाकी अन्य स्टूडेंट से आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे।
लेकिन इसके लिए ठीक है ज़रूरी है थोड़ा चीज़ों को आप अच्छे से समझते चले, एक एक बिंदुओं को देखते चले। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। पीडीएफ के लिए देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है, आपको पूरी की पूरी सोल्यूशन दी जाएगी। अब यहाँ पे आइए देखिए बात करते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। टॉपिक तो हमारा यही है। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेहनत और सफलता। ठीक है, अगर मैं इसको कथन कारण बना दूँ कि क्या मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी या सफलता के लिए मेहनत करना ज़रूरी होगा, तो यहाँ पे आप पाएंगे इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के दौरान देखिए मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, ये तो मैंडेटरी यहाँ पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा किसी का 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से यहाँ पे एग्ज़ाम रुक गया। इसका मतलब कि मेहनत और मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से हर किसी को सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि इस मेहनत को स्मार्ट वर्क के जरिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा। इसका मतलब मेहनत तो करना है, हर हाल में करना है, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें अन्य कारणों पे भी फोकस डालना है, तभी जाके ये ठीक है मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे निकल पाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि वैसे कौन कौन से कारण है, कौन कौन से जो फैक्टर है जहाँ पे हमें विशेष यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहला है देखिए उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाला जो परीक्षक, जो एग्जामिनर होता है ना, देखिए अगर आपने एग्ज़ाम लिख दिया, कॉपी जाएगा उसके पास, तो वो आपसे बात नहीं कर रहा होता है, वो इंटरव्यू में होता है। यहाँ पे वो बात कर रहा होता है आपकी कॉपी से। कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना लेबर किया आपने, कितना मेहनत किया, अमीर है गरीब है, डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ वो आपके कॉपी से इंटरेक्ट करता है। जो आपके कॉपी में रहेगा, उत्तर पुस्तिका में रहेगा, उसी के आधार पे यकीन मानिए वो मार्क्स देगा। इसका मतलब है यहाँ पे कि मूल्यांकन का एक ही आधार होता है कि उत्तर पुस्तिका में किस स्तर के उत्तर लिखे हैं, अर्थात जो प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, जो प्रश्न पूछ रहा है क्या ठीक है उसकी डिमांड फुलफ़िल हो पा रही है। अगर फुलफ़िल अगर हो पा रही है तो बिल्कुल आपका जो उत्तर पुस्तिका है उस एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर रहा है और फिर उसको ठीक है नंबर देने में मजबूर कर देगा। अदरवाइज फिर आप समझ ही सकते हैं, फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट जो फैक्टर है, यहाँ पे तीसरा फैक्टर है यहाँ पे सफलता और असफलता। यहाँ पे 50%। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपकी सफलता या असफलता में आपकी तैयारी का यहाँ पे जनरली यहाँ पे लोगों का मानना है कि 50% ही ठीक है कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब 50% जो चीज़ है कई अन्य भागों पे, कई अन्य चीज़ों पे यहाँ पे डिफ़ाइन करता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस 3 घंटों में, ठीक है, बोलता है ना शाहरुख खान, देखे होंगे जो मूवी है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ठीक है 1 घंटे 2 घंटे जो भी है, इतना ज़बरदस्त अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो ठीक वही है कि मेंस के इस एग्ज़ाम में इस 3 घंटे में आप क्या करते हैं, क्या रियल में आप उन प्रश्नों की ठीक है जो अंतरात्मा है उसको आप टच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कितना विश्लेषण कर पाते हैं, कितना लॉजिकल तरीके से अपने उत्तर को डिफाइन कर पाते हैं, ये सबसे यहाँ पे मायने रखता है। और यही बात मैं बता रहा हूँ कि 50% आपकी ठीक है मेहनत, ठीक है, मेहनत मतलब सफलता और असफलता में, और बाकी जो 50% है ये उस 3 घंटे में आप कितना अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहे हैं। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि प्रश्नों की देखिए प्रकृति वर्णनात्मक होती है, बिल्कुल आपको लिखना होगा, सब्जेक्टिव होगा। और ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लेखन शैली और तारेमत्या के साथ साथ समय प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। उन 3 घंटों में अगर आपने इस पर ठीक है अभी से काम करना नहीं शुरू किया तो यकीन मानिए 3 घंटे में हाथ पाँव पैर सब फूल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ठीक है थोड़ा सा डेडिकेटली यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि अब इसको अचीव कैसे किया जाएगा। तो इसका अचीव एक ही चीज़ है, निरंतर अभ्यास। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मित होत सुजान,
रसरी आवत जात में शिल्पल परत निदान। तो वही चीज़ है कि जब तक आप रेगुलर इसको, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एक कभी नहीं आएगा। एग्ज़ाम में कभी चमत्कार नहीं होगा कि आप उन 3 घंटों में, ठीक है, आ गई माता रानी, ठीक है, कोई दैवीय शक्ति आपके अंदर आ गया और आपका पेन चलने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, सफलता का सबसे ये मूल मंत्र है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि अब और भी क्या क्या यहाँ पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य ही यही है कि उम्मीदवारों को शुरू से ही उत्तर लेखन का पूरी तरीके से डेवलप करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसी कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका उत्तर, ठीक है, डिफेक्टिव ना हो बल्कि और अच्छे तरीके से प्रभावी हो पाए। उसी को देखिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक में शामिल किए हैं। उत्तर लेखन के जो विभिन्न जो चरण है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। उत्तर लेखन के विभिन्न चरण, इसमें आप देख पा रहे हैं पहला ही चरण है प्रश्नों को समझना तथा सुविधा के लिए उसको कई टुकड़ों में बांट देना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आम बात है। अगर लंबा चौड़ा प्रश्न खासकर यूपीएससी का अगर आ रहा है यहाँ पे तो देखे होंगे, ठीक है, मतलब लगभग 40-50 शब्दों में तो उसके प्रश्न ही हो जाते हैं। तो वैसे प्रश्नों को जब तक, ठीक है, आप समझते नहीं हैं, सुविधा के लिए उसको कई टुकड़ों में बांटते ही नहीं हैं, ठीक है, उसको एकदम ब्रेक कर दीजिए और फिर तब जाके उन दोनों में कोरिलेशन स्थापित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा बिल्कुल ही लिमिटेड है और उन लिमिटेड शब्दों में ही आपको उसका उत्तर लिखना है। तो इसको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है यहाँ पे है उत्तर की रूपरेखा, यहाँ पे तब जाके तैयार कीजिए। तीसरा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते चलिए, उत्तर फिर लिखना शुरू कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा उत्तर के प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे आकर्षक बनाना। अब आइए अब थोड़ा इसका सब टॉपिक बनाने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है यहाँ पे प्रश्नों को समझना तथा टुकड़ों में बांटना है। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। देखिए पहला है यहाँ पे प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे उसकी डिमांड क्या है, उसको पूछा क्या जा रहा है, ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जनरली प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसका उत्तर हम क्या दे रहे हैं, तो वैसे में तो कोई भी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे टू द पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रश्नकर्ता प्रश्न हमसे क्या पूछता है, ठीक है, और उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मुख्यतः 2 बातों पर फुल्ली आप यहाँ पे ठीक है, ट्रेट रहिए कि प्रश्न के अंत में देखिए किस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है। अब प्रश्न के अंत में अभी जो मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि छोटे छोटे जो टेक्निकल वर्ड जिनको मैंने बोला हुआ था कि आलोचना बोल रहा है, विश्लेषण बोल रहा है, उन चीज़ों को देखिए पूछ क्या रहा है और प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान है, लॉजिकल पार्ट है, और उन सभी में आपस में क्या कोई संबंध है कि नहीं है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे प्रश्न के अंत में, अब यही जो अंत वाला जो शब्द है यहाँ पे इसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अंत वाला जो शब्द है यहाँ पे देख, जैसे कि विवेचन, विश्लेषण, ये बहुत सारे जो शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों से पूरी तरीके से प्रश्न की, ध्यान रखिएगा, रूपरेखा ही बदल जाती है कि पूछ क्या रहा है। इसीलिए प्रश्न को तो शुरू में पढ़िए जरूर, लेकिन लास्ट वाला पोर्शन भूल के भी स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे आपका उत्तर पूरी तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना यहाँ पे रहेगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए परीक्षक इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर ही उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। जनरली यही चीज़ होता है, क्योंकि उसमें इतने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं यूपीएससी में कि वहाँ पे आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं कि मैंने, होता है ना बीए के एग्ज़ाम में आप लोगों ने सुना होगा कि लोग, ठीक है, लंबा चौड़ा आंसर लिखने के लिए, ठीक है, लोग गाना लिख देते हैं, कुछ कहानी लिख देते हैं, पूछा क्या लिखा क्या, ठीक है, और वहाँ पे भी सब चौपट लोग होते हैं, बीता से नाप के नंबर भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ध्यान रखिएगा, परीक्षक डायरेक्ट जो लास्ट का जो कीवर्ड जो होता है विश्लेषण, आलोचना, उसको ध्यान में रख के ये लोग
उत्तर को ठीक है जांचना शुरू करते हैं, इसलिए हम कहानी भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि टू द पॉइंट आपको होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके सही आशय को यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। यही उनकी डिमांड होती है कि आप उन शब्दों से परिचित हैं कि नहीं है, उसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि व्याख्या, वर्णन, विवरण। ठीक है, ये बहुत सारे जो शब्दावली है इसको मैंने टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे बांट के रखा हुआ है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सारे ही शब्दों का मतलब, जैसे पहला है व्याख्या, दूसरा है वर्णन, तीसरा है विवरण, चौथा है स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण करिए, प्रकाश डालिए। इनका मतलब अगर देखा जाए तो मतलब समान रूप से अगर देखा जाए ना, तो इनका जो आशय एक ही निकलता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही निकलता है। अर्थात व्याख्या, वर्णन जो भी दिया जाए, ठीक है, आप एक तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये नहीं कि विवरण व्याख्या के लिए अलग, लेकिन इसमें कुछ और भी समस्याएं हैं। ऐसे प्रश्नों में कह रहा है कि अभ्यर्थी से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियां सरल भाषा में, ठीक है, व्यक्त कर दे। अब सरल भाषा का मतलब क्या है कि जितना सिंप्लीफाई तरीके से आप, ठीक है, एग्जामिनर को समझा दें, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके, ठीक है, पीछे या फिर उसका भी कुछ न कुछ लिमिटेशन है कि लास्ट में तो दिया हुआ है कि व्याख्या करो, वर्णन करो, विवरण दो, स्पष्ट कीजिए। चाह के भी यहाँ पे एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता है और आपको नंबर देने में वो पूरी तरीके से मजबूर हो जाएगा। तीसरा लाइन है, वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कुछ टेक्निकल है यहाँ पे, वर्णन और विवरण। अब वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, विवरण यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है, डिमांड है यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को पेश कीजिए। तथ्यात्मक चीज़ों के सहारे, ठीक है, उसका वर्णन करते चलिए। आगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लिया है मैंने, उन क्वेश्चनों से आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा कि वाकई में किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो वर्णन और विवरण में दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा, तथ्यों की गुंजाइश होती है, इसको एज ए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे तो फिर, ठीक है, आंसर आपका, ठीक है, भटक जाएगा, भटकाव की स्थिति आ जाएगी। चौथा है, जब व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण कीजिए, तीन चीज़ें ध्यान रखिए। वाले प्रश्नों में पूछे गए विषयों को सरल भाषा में समझाते हुए लिखने की अपेक्षा होती है कि आप बिल्कुल ही, ठीक है, जो पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, सरल तरीके से आप उसको समझा दे, बता दे, बस, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे आलोचना, समीक्षा, समालोचना, मैंने होता है ना, समालोचन कीजिए, परीक्षण कीजिए, ठीक है, निरीक्षण कीजिए, गुण दोष विवेचन। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे भी कीवर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब देखिए, जनरली इसे भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग में रखा जाता है, एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होगा यहाँ पे। उन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि किसी तथ्य या कथन की अच्छाई और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करता है, जैसे कि आलोचना करना। देखते हैं ना, मतलब जनरली आलोचना का भाव लोगों के अंदर ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई करना, लेकिन आलोचना में सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई करना नहीं होता है, बल्कि कुछ अंश तो बता दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मोदी गवर्नमेंट है, हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारे मामलों में खराब काम कर रही है, बहुत सारे मामलों में अच्छा भी काम कर रही है, तो आलोचना का मतलब है कि उसकी खराब के कामों को, ठीक है, उसकी बुराई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उसने अच्छा किया है उसकी तो बड़ाई कीजिए। तो ये होता है आलोचना का मतलब। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आलोचना जो है नकारात्मक बातें लिख, ठीक है, मतलब नकारात्मक चीज़ों को यहाँ पे दर्शाना है, किंतु सच यह है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष, ठीक है, दोनों पक्षों पर ध्यान देना होता है। यहाँ पे चेंज कहाँ करना है, तो आलोचना वाले प्रश्नों में नकारात्मक पक्षों का अनुपात थोड़ा सा आपको क्या करना है, बढ़ा देना है, अर्थात 70 से 75% तक कर दिया जाए, और बाकी जो 20-25% कुछ तो उस पर अच्छाई होगा, उस अच्छाई को इंडिकेट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, समीक्षा, समालोचना, परीक्षण, निरीक्षण। इसमें कहा जा रहा है कि अब इसमें बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर रहना है,
जैसे कि पूरी तरीके से न्यूट्रल, माने पॉजिटिव निगेटिव को बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। कुछ अच्छाइयों को दिखाना है तो कुछ उसकी ठीक है कमियों को, बुराइयों को भी दिखाना है। इस तरीके से आपका आंसर पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। यही है देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब आइए बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब अगर आप लोगों ने ठीक है आलोचना समझ लिया है तो मूल्यांकन भी बहुत ही आसानी से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि किसी कथन या वस्तु के अंकन का, ठीक है, माने किसी कथन या वस्तु के मूल्य के क्या करना, पूरी तरीके से अंकन करना। बहुत सारी चीज़ें ठीक है अमूल्य, मैंने समझ रहे हैं ना, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन के तौर पे आप लोगों को उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा है कि पूछे गए विषय का सर्वकालिक या वर्तमान महत्व को क्या करना है, रेखांकन करना है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट, ठीक है, इसको रेखांकित करना है। उसकी कमियां भी बताए और अंत में स्पष्ट करे कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता कितनी है। जैसे कि अगर हड़प्पा काल से अगर कुछ प्रश्नों को यहाँ पे बना लिया जाए कि हड़प्पा काल का, ठीक है, वहाँ का जो नगरीकरण था, शहरीकरण था, खासकर जल प्रबंधन का जो क्षेत्र था, ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितना हद तक, ठीक है, वर्तमान के समय में कितना हद तक सही बैठता है, इसका मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अब उन चीज़ों को पढ़े तो आप, ठीक है, ट्रेडिशनल पार्ट में है, लेकिन अब आप उसको करेंट से, ठीक है, अपडेट करना पड़ेगा। अर्थात ठीक है जो भी स्मार्ट सिटी वगैरह चल रहा है इंडिया में, थोड़ा उसको भी आपको देना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है, जो तराजू का जो पलड़ा है बैलेंस होना चाहिए, नहीं कि एकदम एक तरफ बहुत ज़्यादा झुका दे एक तरफ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बैलेंस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत होती है। तीसरा है मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को एक ही समझना होगा कि मूल्यांकन से पहले आलोचना लिखा है नहीं लिखा है डजंट मैटर, इसका मतलब एक ही होगा। बस आलोचनात्मक मूल्यांकन कहें, ठीक है, तो आलोचना का मतलब होता है कि उसके अधिकतर 70-75% जो निगेटिव जो टर्म है, ध्यान रखिएगा 70 से 75% जो निगेटिव टर्म है उसको क्या करना है कि इवेलुएट करना है, लेकिन कम से कम 20 से 25% चीज़ों को क्या करना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव वे में दिखाना है। वही है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। कह रहा है कि मूल्यांकन की कोई भी गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का यहाँ पे ध्यान रखा हो। बहुत ही ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत निगेटिविटी जब तक आप नहीं दिखाएंगे पूरी तरीके से आपका उत्तर यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण और दोष बताने चाहिए और अंत में उन दोनों की तुलना, मैंने गुण और दोष को, ठीक है, इसका भी तो कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है, इसकी भी तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है। अगर निगेटिव है तो किसके लिए निगेटिव है, पॉजिटिव है तो किसके लिए पॉजिटिव है, दोनों को आपको एक बैलेंस से अप्रोच यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि एटॉमिक, ठीक है, न्यूक्लियर एटम बम को लेके आप देख लीजिए। अब एटम बम को लेकर ऐसा तो नहीं है कि एटम बम बनाने के लिए जो न्यूक्लियर का जो यूरेनियम का प्रयोग किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, विनाश के रास्ते पे ही लेके जाएगा। बिजली भी बन रहा है। अब किस तरीके से आप दोनों को, ठीक है, बैलेंस करके दिखाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस आलोचनात्मक मूल्यांकन में। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं विवेचना और मीमांसा का मतलब क्या है। ठीक है, विवेचना है और एक तरफ क्या है यहाँ पे मीमांसा है। देखिए यहाँ पे इसका भी कुछ कीवर्ड मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसका अर्थ सिंपल है यहाँ पे कि किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, मैंने विवेचना कीजिए। होता है ना, अगर कोई कहानी है, ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक अगर दे दिया तो पूरी उसकी जो कहानी है संपूर्ण रूप में, ठीक है, रामायण महाभारत टाइप का आप उसको सुनाते जाइए, वो है उसकी विवेचना या उसको मीमांसा बोला जाता है। कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना कठिन नहीं होता। मैंने बोल दिया बिल्कुल ही स्टोरी टेलर टाइप का है, स्टोरी टाइप का है, तो आसानी से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना यहाँ पे पर्याप्त होता है। पॉजिटिव निगेटिव मान के चलिए अगर, ठीक है, महाभारत ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव अगर कुछ न कुछ, अगर दुर्योधन है, ठीक है, अर्जुन है, कृष्ण है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है, तो देखिए कृष्ण भगवान के लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कृष्ण भगवान के इतने लोग सपोज भी, ठीक है, सपोज अपोज दोनों तरीके से करते हैं।
तो बिल्कुल आप फ्री हैं यहाँ पे। यही ह्यूमैनिटी की यहाँ पे खासियत है। अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो लॉजिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब इसमें कुछ गलत या बहुत अधिक सही की बात क्या है? नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विवेचना वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है कि अंतर सिर्फ इतना होता है, माने विवेचना वाले मूल प्रश्नों में सेम चीज़ यही है, विवेचना, ठीक है। अभी हम लोग मीमांसा को देख रहे थे, विवेचना में सेम चीज़ करना है। इसमें सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज़्यादा अपेक्षा होती है। लॉजिकल चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा आप शामिल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्लेषण, ठीक है। देखिए विश्लेषण के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि विश्लेषण तथा संश्लेषण, ऐसे तो संश्लेषण बहुत कम ही आता है, जनरली विश्लेषण ही देखने के लिए मिलता है। देखते हैं अब इसका मतलब क्या है। तो देखिए संश्लेषण का मतलब क्या है कि संश्लेषित हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। इसका मतलब कि बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर यहाँ पे एक करना होता है। वहीं विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी एक विचार या कथन को सरल सरल हिस्सों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर पूछ रहा है यहाँ पे कि पानीपत की, ठीक है, जो लड़ाई है उसका विश्लेषण कीजिए, तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में, मैंने कोई एक विचार ले लिया उसका, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जितना हो सके उसका, ठीक है, एस्पेक्ट आप यहाँ पे दिखाते चले जाए। कह रहा है कि किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थियों को अपने मन में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, मैंने बिल्कुल आप यहाँ पे, ठीक है, मतलब फ्री है। यहाँ पे जो भी तथ्य हैं, यही तो चीज़ है ना। देखिए विश्लेषण आप लोगों ने, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो पुरातात्विक जो स्रोत है उसको आप लोगों ने देखा होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, बहुत अधिक क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या है, विश्लेषणात्मक परख वहाँ पे लेखन शैली को यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसका मतलब कि किसी वस्तु को देख के अगर एक इतिहासकार उसको अगर लिख रहा है तो दूसरा इतिहासकार उस वस्तु को लिख के, मैंने देख के कुछ और भी विचार तो उसके अंदर आ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि दोनों की विचारधाराएं यहाँ पे हो सकती है कि मैच नहीं करे। वो उस देख के क्या समझ रहा है, वो उस देख के क्या समझ रहा है, अब वहीं अपना अपना, ठीक है, विश्लेषणात्मक परख जो क्षमता है, इसीलिए बोला जाता है कि इस विश्लेषणात्मक परख क्षमता को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। किसी चीज़ को देखने का नज़रिया आपके अंदर, ठीक है, कैसे डेवलप होगा, वो डेवलप करेगा यही विश्लेषणात्मक क्षमता। और सिविल सर्विस में तो आने के बाद तो यकीन मानिए ये चीज़ धीरे धीरे ठीक है आने ही लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्नों का आप तार्किक विखंडन यहाँ पे किस तरीके से कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्नों का तार्किक का विखंडन का जो संबंध है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जटिल वाक्यों को कुछ सरल वाक्यों में तोड़कर उसमें अंतर्निहित प्रश्नों की पहचान करना, ठीक है। सपोज करिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी का क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। अब उन क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सारे जो कीवर्ड होगा, ऐसे ऐसे कीवर्ड होगा जो जनरली आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई रियल में अगर इन्फ्लेशन ही आ गया, मुद्रास्फीति भी आ गया, स्फीति भी आ गया, तो उसका आपको मतलब यहाँ पे जानना होगा कि आखिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो उसका ध्यान रखिएगा, सरल वाक्यों में तोड़कर उसमें अंतर्निहित उप प्रश्नों की यहाँ पे पहचान करना। दूसरा है यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों के समक्ष उनकी व्याख्या और अर्थबोध से जुड़ी कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पे प्रकट होने लगती है। ये भी एक ठीक है समस्या का कारण है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अभ्यर्थियों के समक्ष उनकी व्याख्या और अर्थबोध से जुड़ी कठिनाइयाँ प्रकट होने लगती है, क्योंकि अगर आप उन कीवर्ड को या फिर उन टेक्निकल वर्ड को अगर आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसका मीनिंग ही नहीं आप समझ पा रहे हैं, इन्फ्लेशन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या उससे संबंधित जो प्रश्न आया है आप उसको, ठीक है, डिफेंड तो नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1975 में, ध्यान से सुनिए, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समयों में से एक के रूप में देखा जाता है। मूल्यांकन कीजिए। आ गया। देखिए अब कह रहा है कि राष्ट्रीय, ठीक है, आपातकाल को स्वतंत्र भारत के बाद, यहाँ पे जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भाव यही है कि सबसे विवादास्पद समयों में से एक देखा जाता है। अब ये तो कहना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब कह रहा है मूल्यांकन कीजिए। अब यही जो मूल्यांकन है आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंपेरेटिव करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ
राष्ट्रीय आपातकाल ही भारत के लिए अभी श्राप नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसी और भी, ठीक है, कुछ छोटी मोटी बड़ी जो घटनाएं हैं जो भारत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे प्रभावित किया ही किया है। अब यही है कि आप उन घटनाओं को एक कंपेरिजन करते हुए, ठीक है, उसके गुण दोषों को दिखाते हुए आप उत्तर को यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ताकि ये नहीं लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल ही भारत के लिए एक धब्बा है, बल्कि और भी लगेगा कि भारत के लिए, ठीक है, कुछ कुछ और भी ऐसी जो घटनाएं हैं जो भारत के, ठीक है, पहचान को, भारत के इतिहास को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर की रूपरेखा तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे उत्तर की रूपरेखा यहाँ पे तैयार करना, इसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए, ठीक है, कि उत्तर की रूपरेखा को किस तरीके से यहाँ पे तैयार करना चाहिए। नंबर 1 है यहाँ पे उत्तर लेखन प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जा सकती है। तो पहला में तो हमने देख लिया कि किस तरीके से उसको, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे तोड़ा जाए, फिर उसके मतलब को जाना जाए। अब यहाँ पे जो रूपरेखा जो तैयार करने की जो बात किया जा रहा है कि दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जा सकती है, बिल्कुल शॉर्ट में, जिसको, ठीक है, सिनॉप्सिस बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। और बेहतर यही है कि अभ्यर्थी 10 मिनट की जगह 8 मिनट में ही उत्तर लिखे, क्योंकि सिविल सर्विस में, यूपीएससी में एक, ठीक है, प्रश्न के लिए इतना ही मिलता है, 8 से 10 मिनट ही मिलता है यहाँ पे। और सोचिए 8 से 10 मिनट में आपको 200 शब्द, 150 शब्दों में वहाँ पे मैंडेटरी होता है, लिखना ही होता है। सोचिए कितना ये 3 घंटे का जो प्रेशर का जो खेल है, उस प्रेशर को अगर आप कंटिन्यू रूप से, ठीक है, मेहनत नहीं करते हैं, गधा की तरह नहीं, ठीक है, स्मार्ट वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर उन 3 घंटों में आप, ठीक है, डिफेंड कर ही नहीं पाएंगे। कितना भी ज्ञान क्यों नहीं हो आपके पास, डजंट मैटर, क्योंकि लिखना तो आपको 3 घंटे में, ठीक है, लगभग 20-25 प्रश्न वहाँ पे होता ही होता है हर हाल में, ठीक है, उतना लिखना ही है। तो एक बहुत बड़ी क्या है, एक समस्या है, ध्यान रखिएगा। और वो भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सधा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी लेखन क्षमता वाले जो बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे ब्रेन के रूप में देख लिया जाए कि लेफ्ट ब्रेनर, राइट ब्रेनर होते हैं, ठीक है। कुछ न कुछ तो देखिए नेचुरल भी होता है, कुछ न कुछ यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, लेबोरियस, ठीक भी होते हैं। बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे, स्कूल हो गया, कहाँ कॉलेज, ठीक है, बेसिक चीज़ों की किसका कितने पकड़ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर वगैरह देखते आते हैं, उनका बेसिक ही फंडामेंटल ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सोचिए, ठीक है, बिल्कुल टाइप राइटर की तरह। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि उनका लेवल, आईक्यू लेवल बहुत ही ऊंचा हो जाता है। वे प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही मन में, ठीक है, उत्तर की यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, एक डायमेंशन, एक वे तैयार कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर को इस वे में हमें फ्लो करना है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सोचिए कि कितने, ठीक है, जब सीसेट हुआ करता था तो उसमें बहुत सारे, ठीक है, मेरे ही जो दोस्त थे, सीसेट के बल पे, ठीक है, उन्होंने तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस में पता चला कि ज़िंदगी में पहली बार जाके वहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, इस गलती को, ठीक है, करने से पूरी तरीके से यहाँ पे बचना चाहिए। और इसको एक ही आधार पे बचा जा सकता है कि जितना हो सके, क्वेश्चन आ रहा है ना, जब मैं कल से जब क्लासेज, ठीक है, आंसर राइटिंग का स्टार्ट करूंगा, तो कोशिश कीजिए शुरू में समय दीजिए टॉपिक की, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझिए और उसका एक सिनॉप्सिस, एक फ्लो चार्ट बनाने का यहाँ पे कोशिश कीजिए। जनरली मैं फ्लो चार्ट बना के ही पढ़ाता हूँ, उससे लंबे समय तक याद रहेगा। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई रियल में वही होती है, ठीक है। तो सिनॉप्सिस को ध्यान रखिए, फ्लो चार्ट बनाइए और तब जाके उसके अनुसार उत्तर को लिखिए। आपके उत्तर में भटकाव नहीं होगा, अदरवाइज पता चले कि, ठीक है, 50-60 शब्द लिखा, फिर लिखना था क्या था, फिर लिख दिए क्या, ठीक है, तो वैसे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कह रहा है कि प्रश्न यहाँ पे, एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तन किया जा सका। भारतीय रियासत के एकीकरण के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बात किया जा रहा है पटेल की, सरदार पटेल की बात किया जा रहा है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया, वैसे ही
जर्मनी का विकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो दोनों के यहाँ पे तुलनात्मक रूप से यहाँ पे दिखाने की, ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद कह रहा है दुरू संभावना। दुरू संभावना का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, अब आ गया टेक्निकल वर्ड। दुरू संभावना का मतलब है कि उन विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। देखिए जस्ट उसके बाद से अंग्रेज लोग भी कहीं न कहीं नहीं सब चाह रहा था कि सारे जो रियासत हैं यहाँ पे एक हो जाए। तो बहुत बड़ा जो चैलेंज था, यही कहा जा रहा है कि उन दुरूह संभावनाओं को मैंने लग नहीं रहा था कि भारत एक हो पाएगा, फिर भी यथार्थ में सत्य में इसको बदल दिया। ये थे सरदार पटेल। और उसके बाद से कुशल नेतृत्व को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कहीं न कहीं सरदार पटेल की कुशल नेतृत्व की क्षमता को यहाँ दर्शा रही है, ठीक है। इस कुछ पटेल की जो कुशल नेतृत्व की जो कार्यशैली है, उन सबको इंडिकेट कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में पटेल की भूमिका को आप इंडिकेट कर सकते हैं। साथ में जर्मनी का, ठीक है, थोड़ा बिस्मार्क को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और यही काम देखिए गैरिबाल्डी ने भी किया था। लेकिन क्या गैरिबाल्डी ने जो किया, ठीक है, पूरी तरीके से गैरिबाल्डी का योगदान तो इटली के एकीकरण में नहीं माना जा सकता है। इटली के एकीकरण, ठीक है, इटली के एकीकरण में और था, ठीक है, मेजी वगैरह था वहाँ पे, सब कोयला लोहा था, बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि बिस्मार्क को, ठीक है, और सरदार पटेल को गैरिबाल्डी की तुलना में ऊपर दिखाना है, ठीक है। आपका उत्तर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल। कुछ और भी चीज़ों को आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि उत्तर लिखना, ठीक है। अब तो लगभग 2-3 स्टेप में हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रश्न की रूपरेखा तैयार हो गई, तो उत्तर लेखन यहाँ पे प्रारंभ करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए एक अच्छे उत्तर की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छे उत्तर की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती। एक तो होता है प्रामाणिकता, जो भी उसमें जो तथ्य बोला जा रहा है उसको रखा जा रहा है, और दूसरा होता है प्रवाह, उन तथ्यों को आप किस तरीके से, किस वे में उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रामाणिकता का अर्थ है कि उत्तर में ऐसे ठोस तर्क, ठीक है, मैंने ठोस तर्क तथ्य विद्यमान होने चाहिए जिनमें प्रश्न की वास्तविक जो मांग है पूरी होती हो। अर्थात परीक्षक को उत्तर पढ़कर यह महसूस होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने विषय की गंभीर अध्ययन किया हुआ है। प्रवाह का अर्थ तो ऐसा है, तो सुने होंगे ना क्या बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, ठीक है, नॉन स्टॉप एकदम, मतलब होता है ना जैसे कि बहुत सारे नेताओं की स्पीच आप सुनते होंगे, मंत्र मुग्ध लोग हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रवाह का अर्थ है कि उत्तर के पहले शब्द से अंतिम शब्द तक ऐसी क्रमबद्धता होना चाहिए, पूरा इंटरलिंकिंग कोरिलेटिव होना चाहिए कि परीक्षक को उत्तर पढ़ते समय, आंसर पढ़ते समय बीच में कहीं भी रुकना नहीं पड़े, वो उस उत्तर को अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंटरलिंक कर पाए। देखिएगा फिर नंबर बरसेगा, ठीक है। उसके बाद से आइए अब शब्द सीमा का पालन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि किस तरीके से 3 घंटे में कैसे शब्द सीमा को, ठीक है, यहाँ पे मैनेज किया जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है, अतः अभ्यर्थियों को सबसे पहले इस दबाव से मुक्त हो जाना चाहिए कि उनके एक एक शब्द की गणना की जाए। अर्थात मतलब क्या है यहाँ पे कि शब्द सीमा, जैसे कि अगर यूपीएससी अगर किसी क्वेश्चन को दे रहा है कि 200 शब्द में, तो क्या 201 शब्द हो गया, 210 शब्द हो गया, तो क्या दिक्कत होगा? तो देखिए इसी को ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि देखिए एक एक शब्द को, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई मशीन लगा दिया कि भाई देखो 200 का मतलब 200 शब्द ही होगा। तो कुछ एक, ठीक है, 10-20 शब्द तो ठीक है, 5 से 10% का तो वेरिएशन वहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। अगर कम हो अधिक हो तो उतना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं लिखना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं लिखना चाहिए। इतना नहीं लिख दे कि 200 की जगह आप 250 लिख दें, 300 लिख दें, 200 की जगह 100 शब्द ही लिख दें। तो एक होता है ना, ठीक है, एक जो अपना जनरल जो कॉमन सेंस जिसको बोला जाता है, इतना वो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि परीक्षक अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर पुस्तिका को देखते ही अनुमान लगा लेता है कि उत्तर में शब्दों की संख्या लगभग कितनी है। लग जाएगा कि बैलेंस है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा है शब्दों की संख्या बहुत अधिक या बहुत कम होने पर परीक्षक का ध्यान एकदम, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चौथा है बिंदुओं में लिखे या पैराग्राफ में जनरली टॉपरों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है देखिए कि इस प्रश्न का, ठीक है, जवाब प्रश्न में ही होता है।
अर्थात बिंदु में लिखे या पैराग्राफ में इसका मतलब एक ही है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। मैंने बोला प्रश्न आपने पूछा, मैंने प्रश्न दे दिया। अब वो प्रश्न को देखते ही आप ही खुद डिफाइन करने लग जाएंगे कि भाई इन प्रश्नों का उत्तर बिंदुओं में लिखना ठीक रहेगा या फिर पैराग्राफ में लिखना ठीक होगा। जैसे कि यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रश्न की प्रकृति क्या है, नंबर 1, किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि उसके उत्तर में विभिन्न तत्वों या बिंदुओं को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है, तो निसंदेह उसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। लगता है कि तथ्यात्मक है भाई, तो लिख दीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5। या फिर देखिए यहाँ पे, अगर प्रश्न की प्रकृति शुद्ध विश्लेषणात्मक हो, अब सोचिए विश्लेषणात्मक हो, तो बिंदुओं के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि अब इसको जब लगेंगे, ठीक है, पॉइंट में लिखने लगेंगे तो फिर वो जो धारा प्रवाह जो है, वो फ्लो है, वो नहीं बन पाएगी और उतना अच्छा आंसर वो नहीं माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लीजिए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाएं यहाँ पे कौन सी थी। अब सोचिए, अब 5 जो घटनाएं हैं यहाँ पे सीधे इसको पॉइंट में डाल देंगे तो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरा है, ठीक है, जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार किया। अब पहला प्रश्न पढ़िए, दूसरा प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न में थोड़ी बहुत संभावना नजर आ रही है हमें कि भाई अगर इंटरलिंक हम नहीं भी करें तो 5 जो घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ठीक है, चंपारण आंदोलन ही ले लीजिए, खेड़ा ले लीजिए, ठीक है, सविनय ले लीजिए, ठीक है, तो उन 5 चीज़ों को अगर आप सेपरेट सेपरेट भी लिखेंगे तो थोड़ा बहुत काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विश्लेषण करने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होगी, मैंने अर्थात इसको पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, सोचिए यहाँ पे, जहाँ महात्मा गांधी जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर कोई गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार किया। अब इसको बोला जाएगा कि पॉइंट में लिखिए, ध्यान रखिएगा पॉइंट में लिखें। अब तो फिर समस्या हो जाएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो फिर एक पॉइंट दूसरे से किस तरीके से इंटरलिंकिंग हो पाए, सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उससे बेटर हमारे लिए होगा कि इसको पॉइंट में ना छोड़ के फिर इसको पैराग्राफ में लिखना शुरू करें। पैराग्राफ में लिखेंगे तो फिर एक धारा प्रवाह बहुत ज़रूरी है। प्रवाह यहाँ पे पूरी तरीके से आपके आंसर में दिखने लगेगा। तो ये इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेखा चित्रों का प्रयोग करें या नहीं, ठीक है। रेखा चित्र मतलब समझ सकते हैं डायग्राम के रूप में, ठीक है, बनाए नहीं बनाए, जैसे कि पाई डायग्राम, वेन डायग्राम, तालिका, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखिए जनरली इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, मेरी सलाह यही है। लेकिन डिपेंड इसका भी वही करता है कि किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर दे दिया जाए कि हीनयान महायान में अंतर बताओ, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर बताओ, तो इसको देख के तो समझ ही जाएंगे कि थोड़ा बहुत इसमें डायग्राम का प्रयोग कर ले, ठीक है, इस टाइप का, तो फिर तुलना करने में ज़्यादा आसानी होगा, समय भी बच जाएगा, शब्द सीमा भी कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निबंध तथा विश्लेषणात्मक प्रश्नों में प्रायः इस प्रवृत्ति से बचना ही, ठीक है, अच्छा रहता है। बहुत अधिक इसमें देना नहीं चाहिए निबंध में और जो भी विश्लेषणात्मक प्रश्न है। किंतु यदि प्रश्न की प्रवृत्ति ऐसी हो कि उसमें विभिन्न वस्तुओं का आपसी संबंध या वर्गीकरण आदि दिखाए जाने की जरूरत हो, रेखा चित्र का प्रयोग यहाँ पे सहायक हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। इथिक्स का प्रश्न है, ठीक है, कि यह जरूरी है कि हर अपराध पाप हो और हर पाप अपराध। तो इस प्रश्न के उत्तर में 2 अवधारणाओं का स्पष्ट, ठीक है, यहाँ पे पहला यहाँ इधर दिखाना होगा, दूसरा इधर दिखाना होगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में आपके उत्तर में, ठीक है, आपके जो विचार हैं इसमें, ठीक है, एकदम झलकने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विभिन्न धारणाओं के पारस्परिक संबंधों का वर्गीकरण आदि को स्पष्ट करता है। वहाँ रेखाचित्र शैली का प्रयोग करना हमेशा फायदेमंद होता है, किंतु शुद्ध विश्लेषणात्मक प्रश्नों में ऐसे प्रयोग से पूरी तरीके से बचना चाहिए। जितना भी विश्लेषणात्मक चीज़ हो ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कैसी शब्दावलियों का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग करें, इसके लिए तो बहुत ही आसान चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कि जितना हो सके उत्तर लिखने में भाषा शैली की सरलता एवं सहजता को बनाए रखना चाहिए। नहीं कि ज़बरदस्ती जिस शब्द का मतलब भी हमें नहीं पता उसको ज़बरदस्ती, ठीक है, मतलब उसको कठिन दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं।
इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शब्दों के चयन में इतनी सावधानी बरतना और अनिवार्य है कि उत्तर की गरिमा से पूरी तरीके से समझौता नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कुछ देखिए, उर्दू, फारसी, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो अलग, ठीक है, जो लैंग्वेज है यहाँ पे निबंध में थोड़ी बहुत तो देखिए छूट मिलती है वहाँ पे, क्योंकि उसमें, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड है, कुछ शब्दावलियाँ है जो आपको मजबूरन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है, चल सकता है। तीसरा है अंग्रेज़ों की शब्दावलियों का, ठीक है, मैंने अंग्रेजी की शब्दावलियों का प्रयोग करने में समस्याएं कम है, आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हैं, इंग्लिश खासकर इकोनॉमिक्स में बहुत समस्या होता है, पॉलिटी में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो उसमें अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश को अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको कोस्ट में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कोस्ट में लिखिए, और जितना कम से कम हो, ऐसा मने ये आपके पास समझिए एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसका प्रयोग तभी करें जब आपको उस हिंदी का मतलब नहीं पता हो, ठीक है, अगर पता हो तो फिर करने से बचना चाहिए। मैंने सार ये है कहने का कि जितना हो सके कम से कम इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी के शब्दों का ही, ठीक है, आप वहाँ पे काम चलाने का कोशिश करें, ठीक है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे समस्या होता है कि लोग बोलते हैं कि एक एक शब्द है, जैसे है, ठीक है, पर, चाहिए, इन सारे शब्दों की काउंटिंग होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, एकदम मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल होती है, इन सारे ही शब्दों की काउंटिंग होती है। और ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि ठीक है, जो शब्द है, अक्षर है, ठीक है, जब तक 2 3 4 नहीं मिला हो तब तक एक सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, शब्द का मतलब शब्द है, 200 शब्द, एक भी अक्षर लिखा है वो भी एक शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं, भूमिका आदि लिखे या नहीं। ये भी बहुत ही आसान है, भूमिका आदि लिखे नहीं। आजकल सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों में देखिए 200 से 250 शब्दों से अधिक शब्द सीमा वाले उत्तर नहीं पूछे जाते हैं। तो इतना में अब एकदम अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि आप भूमिका को यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। सीधे अपने उत्तर की ठोस जो शुरुआत है भूमिका के माध्यम से कर सकते हैं। और भूमिका में देखिए, अगर आपको भूमिका लिखने का असर आ गया ना, तो यकीन मानिए कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, ठीक है। शुरू में ही अगर लग जाएगा एग्जामिनर को कि भाई ज़बरदस्त क्या भूमिका लिखा हुआ है, तो आगे भी आपके साथ, ठीक है, वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर का पहला एकाध वाक्य ऐसा रखना चाहिए जो भूमिका की ज़रूरत को क्या करता हो, पूरा करता हो, मतलब एक क्रमबद्ध, ठीक है, बहना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रश्न किसी विवाद पर आधारित है तो 1-2 पंक्तियों का निष्कर्ष भी दिया जाना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी आ गया, जैसे कि बाबरी मस्जिद को ही लेके, मतलब थोड़ा सा दे दीजिए उसी को, ठीक है। फिर अभी हम लोगों ने देखा था आपातकाल को ही लेके देख लीजिए। ऐसे जब भी प्रश्न आए ना, थोड़ा सा, ठीक है, आपको बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा, किंतु सामान्य तथ्यात्मक प्रश्नों में निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती है, खासकर टू द पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि देखते हैं ना ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ये वही काम करता है। तो इसको कैसे बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर कुछ बिंदुओं को आप लोग गौर करें तो। रेखांकन का प्रयोग देखिए कह रहा है कि जितनी कम मात्रा में करेंगे उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अंडरलाइन कर ला, अंडरलाइन की जो वर्ड है, अगर आंसर आप लिख रहे हैं तो उन्हीं शब्दों के नीचे की वर्ड को लगाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगना चाहिए कि एग्जामिनर को एकदम दिखा दे, उसको एकदम लगना चाहिए आपकी कॉपी में कि भाई आके देखो, तो करना चाहिए। इसके लिए भाई आप लोग पता होना चाहिए कि काले और, ठीक है, 2 रंग का जो, ठीक है, पेन का जो प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 2 ही रंग का, ठीक है, यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। एक से आंसर राइटिंग कीजिए और एक से नीचे अंडरलाइन आप, ठीक है, कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए हैंड राइटिंग, ये तो वही चीज़ है, ठीक है, कि अगर एग्जामिनर आ रहा है क्या लिखे हैं नहीं लिखे डजेंट मैटर, सबसे पहले वो आपकी आंसर, ठीक है, जो आपकी लिखावट है उसको देखेगा, हैंड राइटिंग को देखेगा। सुंदर चीज़ों पे, ठीक है, जनरली जो अट्रैक्शन है, ठीक है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वहाँ पे बहुत होता है, खींचता है, टेंशन फोर्स वहाँ पे ध्यान रखिएगा अधिक लगता है। ठीक वही चीज़ है, खींचे आदमी चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, खिंचा होगा वहाँ पे मैग्नेट की तरह। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुंदर साफ सुथरी जो, ठीक है, हैंड राइटिंग है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है
साफ साफ यूपीएससी के द्वारा बोला जाता है कि आपका जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके, अर्थात एग्जामिनर पढ़ सके, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रहना है, ज़्यादा इसके लिए तनाव में नहीं लेना है। हाँ, अगर आप लिखते हैं सुंदर, ठीक है, मतलब सुंदर लिखते हैं तो भाई उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4 नंबर है यहाँ पे, अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य खाली स्थान इस तरह छोड़े कि आपकी उत्तर पुस्तिका आकर्षक नजर आए। मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, कह रहा है कि अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य लगना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो ये नहीं कि एक यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, एक यहाँ से शुरू कर दिए, एक यहाँ से कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम क्रमबद्ध, अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लिखे, फिर यहाँ से लिखे, फिर यहाँ, मैंने एकदम जो फ्लो है ना यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है। और साथ में दूर से दिखने में जब दिखे हो तो लगे कि भाई कुछ यहाँ पे चल रहा है, इंटरलिंकिंग अप्रोच यहाँ पे पूरी तरीके से चल रहा है। इस प्रकार हर नया पैराग्राफ लगभग एक ही स्कूल से क्या करें, यहाँ पे शुरू करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर बीच में गैप भी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे परीक्षा में समय प्रबंधन, लास्ट पोर्शन है यहाँ पे, जो बहुत ही चैलेंजिंग पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए यहाँ पे किस तरीके से डील किया जा सकता है। कह रहा है कि शुरुआती उत्तरों का प्रभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है, और अंत तक उस प्रभाव के आधार पर लाभ या नुकसान होता रहता है। शुरू में लिखेंगे आप, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। शुरू में जो आपका जो, ठीक है, उत्तर है जो लिख रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिखना शुरू कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए शुरुआती कुछ प्रश्नों पर तुलनात्मक रूप से अधिक यहाँ पे समय दिया जाना चाहिए कि एग्जामिनर, ठीक है, देखे और उसको लग जाए कि भाई बिल्कुल यही है बनने वाला IAS। दूसरा है परीक्षा के अंतिम 1 घंटे में अब अभ्यर्थी की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, बिल्कुल देखिए IQ लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक है, कारण जो भी वो बढ़ जाता है, तेज़ी से लिखना, ठीक है, शुरू कर देता है। तो अंतिम कुछ प्रश्नों को तुलनात्मक रूप से अगर कम समय मिले तो भी यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैनेज हो सकता है। तीसरा है उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक पहुँचते पहुँचते परीक्षा के मन में अभ्यर्थी के बारे में एक राय बन चुकी होती है। जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करने, ठीक है, 5, 10, 12 अगर ऐसे प्रश्नों को चेक करता है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं इसका अप्रोच अच्छा है, लास्ट में आते 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 आते, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच आपके प्रति वो दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आधे 1 नंबर का, ठीक है, मार्जिन आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपके बारे में पहले ही अच्छी राय बन गई हो तो अंतिम कुछ प्रश्नों में डायग्राम या बिंदु देखकर भी परीक्षक को, ठीक है, अच्छा अंक दे देगा। लगेगा कि भाई शुरू में तो इसने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन लास्ट में इसको आता था, लेकिन डायग्राम वगैरह बना के, पॉइंट वगैरह बना के इसने छोड़ दिया है टाइम के अभाव में। तो ये भी आपका एक बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद सार यही है कि कोशिश करना चाहिए कि एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं आए फिर भी लिख रहे हैं, तो वो तो सरासर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा रहा है, ठीक है, अगर उसकी अंतरात्मा को थोड़ा बहुत आप टच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा। अदरवाइज कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है तो स्किप करना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो यूपीएससी में ध्यान रखिएगा, मेंस में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। एग्जामिनर आपको नेगेटिव मार्किंग दे देगा, समस्या हो जाएगा। बाकी ठीक है, प्लस में जा रहे होंगे, ठीक है, कुछ न कुछ नंबर को आपको खा सकता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट करें, ठीक है, और फिर मैसेज करें, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कमेंट करें, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। और चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपीएससी की, ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ में देखिए पीसीएस का भी जो जीएस का जो पर्सन है उसे भी हम लोग, ठीक, कंप्लीट करते चलेंगे। ऑप्शनल में हिस्ट्री को लेकर आपको पूछना नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री को मैं पूरा आंसर राइटिंग में कराऊंगा। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जो कि साथ में, ध्यान रखिएगा, साथ में आंसर राइटिंग कंटिन्यू रूप से, ठीक है, चलते रहेगा, आप लोगों को मिलते रहेगा। तो वंस अगेन, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।